Yes. So today I will revise features of Indian Constitution. First and foremost feature of Indian Constitution is bulkiest written constitution. In our constitution, more than 395 articles are in written form. Various schedules are there and various parts are there. Schedules, parts and article means like article 365, Article 360, Article 324, and in these articles, different provisions are given that how the president of our country will be elected, what is the procedure to remove. Okay? Similarly, there are different articles, these are written in the constitution. Bulkiest का मतलब क्या होता है that our Indian constitution is very lengthy. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सभी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज इन रिटन फॉर्म, दैट इज बल्किएस्ट एंड मैनी आर्टिकल्स. अगर आपको आर्टिकल्स के नेम याद नहीं होते हैं, आप जस्ट आप बता सकते हो दैट मैनी आर्टिकल्स आर देयर, शेड्यूल्स आर देयर, पार्ट्स आर देयर इन विच any 3 or 5 points you can write that fundamental rights have been explained, fundamental duties have been explained, and different procedures, appointments regarding prime minister, regarding president, regarding judges of Supreme Court, each and everything is explained in detail. Okay? Suppose if you want to read constitution, this constitution is not a short book. These are in volumes. Volumes का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग volumes, volume 1, volume 2, volume 3 या अलग अलग books की form में है. और जो लोग लॉ पढ़ते हैं, आगे LLB करते हैं, LLM करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और उनके आर्टिकल्स को प्रॉपर मेमोराइज करते हैं. तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी लेंथी. दिस इज द फर्स्ट फीचर. देन सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपको नाम से पता लगता है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, एंड हमारी कंट्री का जो सिस्टम क्या है बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट जो है दैट इज द नॉमिनल हेड. नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, दैट इज नॉमिनल. और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो भी मीडियाज या जो भी स्पीचेस होती हैं, इनमें प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए पीपल आर वेरी मच ईगर. अब रिसेंटली बजट आया है, बजट से रिलेटेड लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी नई पॉलिसीज जो है वो डिक्लेयर की. तो हमारी कंट्री में हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर के नेम का ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट. लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वहां पे प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, दैट इज मोर पावरफुल देन आवर कंट्रीज प्रेसिडेंट. अगर हम अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर्स को कंपेयर करें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू आवर कंट्री. हमारी कंट्री में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं लोकसभा में, उसके बाद बिल जो है वापस जाता है राज्यसभा में, उसके बाद दोनों हाउसेज में बिल पास हो जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल साइन अथॉरिटी के लिए. सो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है इन आवर कंट्री देयर आर 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा जो है दैट इज पॉपुलर हाउस. उसको पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज in this Lok Sabha MPs are elected by the people directly. राज्यसभा is there जो states को represent करती है and prime minister is the real head of the government. All the important decisions are taken by prime minister and its council of minister and president is the nominal head. तो ये सारा हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में लिखा गया, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारी कंट्री में हर अपॉइंटमेंट, हर डेजिग्नेशन की पोस्ट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है. और अगर उनकी लिमिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द प्रपोजल और यू कैन से पासिंग द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट बाय पासिंग इम्पीचमेंट. तो दैट इज ऑल रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है.
देन नेक्स्ट इज यूनिटरी एंड फेडरल। थर्ड फीचर, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या सेटअप है, ठीक है, दैट इज यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स whole of the country, like president, prime minister, lok sabha, rajya sabha. Central government make policies for the whole country, and other than that whole country is divided into number of states, and each state has its own chief minister, own governor and own MLAs to frame policies for that particular state. That is called federal system. Federal का मतलब क्या होता है? That powers have been divided into center and state. So that's why we can say that the structure of our country is unitary as well as federal. Unitary क्यों है? Unitary मतलब united level. United का मतलब होता है whole country is governed by center. एंड आपको ये भी पता है कि आपने लिस्ट सिस्टम भी पढ़ा हुआ है. लिस्ट सिस्टम में कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं? 4 काइंड ऑफ लिस्ट आर देयर. सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाती है जो सेंट्रल लिस्ट में लिखे गए हैं. फेडरल की जब हम बात करते हैं, फेडरल का मतलब होता है पार्ट्स. जैसे स्टेट्स जो है वो पार्ट्स में डिवाइड की गई और हर स्टेट की अपने सीएम है, अपनी गवर्नमेंट है, अपने एमएलएज हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं. लेकिन ये किस लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज बनाएंगे? द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट. और इस तरह से कंफ्यूजन नहीं रहती. सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि उन्होंने कौन से एरियाज के लिए, लाइक डिफेंस, ठीक है, देन करेंसी, बैंकिंग, ये सारा सेंटर के कंट्रोल में है. इस तरह से फेडरल का मतलब है स्टेट. स्टेट को पता है कि हमने अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है, किस तरह से इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज है, किसके ऊपर लॉज बनाने हैं. तो दैट इज इनटू देयर जुरिस्डिक्शन. जैसे पंजाब पुलिस है तो उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट बना सकती है. ठीक है, इस तरह से सेंटर जो है, सेंटर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग होती हैं. वो अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के साथ अपनी पॉलिसीज को मैच करना पड़ता है. कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिफरेंट पार्टी है, स्टेट में कोई डिफरेंट पार्टी है. लाइक एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है? बीजेपी. और स्टेट अगर पंजाब की बात की जाए तो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस. पार्टी चाहे अलग भी हो लेकिन फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि सिटीजन्स के साथ किसी भी तरह से इनजस्टिस ना हो. तो ये थर्ड जो मेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज यूनिटरी एज वेल एज फेडरल. अगर मैं ये पूछूं कि बेटा क्या हमारी कंट्री यूनिटरी गवर्नमेंट है? नो, टोटली यूनिटरी नहीं है. पार्शली यूनिटरी एंड पार्शली फेडरल. कैसे? होल कंट्री इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट्स आर गवर्नड बाय सेंटर गवर्नमेंट. और उससे भी आगे डिवाइड किया गया है लोकल गवर्नमेंट. डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट डिग्निटरीज लाइक डीसी. ठीक है, डीसी के अपने मतलब जो है, सिटीज को आगे कंट्रोल करते हैं मेयर. यानी कि पावर्स को आगे डिवाइड किया गया है. पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सम पावर्स आर टेकन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल लेवल. इस तरह से हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन किया गया है ताकि डिक्टेटरशिप और जो यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक ही लेवल पे ना रहे. हर पर्सन को जो है वो पावर शेयरिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो दैट इज द मेन फीचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल. एनी डाउट रिगार्डिंग दीज वर्ड्स? अगर मैं ये पूछती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दैट फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स powers are divided between center and state government. For example, in India, central government controls whole country and state governments control their particular states. For example, Punjab government, Maharashtra government, Kerala government, Andhra Pradesh government. So that is the federal structure. Any doubt, beta? First feature, bulkiest written constitution. That in our country various kind of articles are in written form, शेड्यूल्स आर इन रिटर्न फॉर्म, पार्ट्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है. लाइक रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाउ दीज विल बी इलेक्टेड, हाउ दीज विल बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट इफ दे आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर ऑल द आर्टिकल्स जो है दैट इज एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सपोज
इलेक्शन कमीशन का अगर आप पूछोगे कि मैम कौन से आर्टिकल में, अगर हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है कि उसको कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे उनको जो है उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, तो दैट इज रिटन इन द आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में पूरा डिटेल में दिया गया है कि हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं, और अगर वो अपनी पावर्स को मिसयूज करते हैं तो क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। हु विल अपॉइंट इलेक्शन कमीशन, who will appoint election commission, who can appoint, that is written in the constitution in article 324। कौन अपॉइंट करता है बेटा प्रेसिडेंट को? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इलेक्शन कमीशन। आपने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी है ना, तो प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं अपॉइंटमेंट की, बट प्रेसिडेंट अलोन कांट टेक डिसीजन रिगार्डिंग एनी अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि हमारी कंट्री में कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स है, एक सिंगल हैंड में ना। ठीक है, एनी डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है इन आवर कंट्री देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है दैट इज डायरेक्ट हाउस, राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्ट हाउस है। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों हाउस जो हैं वो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हैं चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं। नाउ इसके बाद हमने ये बताना है कि इन आवर कंट्री प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रियल हेड क्यों है? क्योंकि बेसिकली मेन पॉलिसीज वो बनाते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद दोनों हाउसेज में डिस्कशन होने के बाद फिर फाइनली बिल किसके पास जाता है अप्रूवल के लिए? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट की पावर्स नॉमिनल पावर्स हैं, और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ले सकते हैं। इट इज क्लियर? कुछ पावर्स ऐसी हैं लाइक इमरजेंसी पावर्स हैं या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जिसमें उनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ही जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में कोई भी एक सिंगल पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता। सभी की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? लिमिट किया गया है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर बच्चे? एनी डाउट? हाँ जी, अरमान, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? यस यस अरमान, आस्क योर डाउट बेटा। हाँ जी, राज्यसभा के लिए भी इलेक्शन कमिश्नर होता है? यस, स्पीक लाउडली। हाँ जी, राज्यसभा के लिए भी इलेक्शन कमिश्नर होता है? इलेक्शन कमीशन, यस, इलेक्शन कमीशन दे अरेंज द इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड इवन इज राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है वो नॉर्मल इलेक्शंस नहीं होते, राज्यसभा के जो मेंबर्स के इलेक्शन जो है उनमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो पर्सन है उसके लिए इलेक्शन कौन कर सकते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं। क्लियर? लोकसभा के इलेक्शन में वी पीपल कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। हमने एमएलएज को इलेक्ट किया, ये एमएलएज आगे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा का नाम ही क्या सजेस्ट करता है? राज्यसभा का मतलब होता है स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है, लोकसभा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन टू पीपल, राज्यसभा का मतलब है रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है एंड उनको इलेक्ट कौन कर सकते हैं? एमएलएज ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टेट्स। क्लियर अरमान? यस मैम। एनी अदर डाउट? यस मैम। मैम, प्रेसिडेंट कैन आल्सो इंप्लीमेंट एनी अनदर लॉ? प्रेसिडेंट कैन implement also implement any policies whenever you can say emergency is there। जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी होती है, एट दैट टाइम द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इंक्रीज, एट दैट टाइम दे कैन टेक डिसीजन। जब इमरजेंसी कंट्री में लग जाती है देन दे कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। क्लियर? उस टाइम पर में उनकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है प्रेसिडेंट की। ओके बेटा, एनी अदर डाउट? यस मैम। नो मैम। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट फीचर जो है हमारी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज।
बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स, आप उनके नेम बताओगे. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, देन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक जो, हाँ ठीक है, देन these fundamental rights, why these are called fundamental rights? Because these are basic rights, these are required for the development or all round development of any citizen. Other than these fundamental rights, many rights have been explained in the constitution. Some are legal rights, some are you can say social rights, some are political rights, like right to vote. Right to vote is a political right, but right to vote is not a fundamental right. So आपको फंडामेंटल राइट्स और कुछ राइट्स के बीच में जो है वो डिफरेंस पता होने चाहिए. दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी राइट्स हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल कि कौन से राइट फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से राइट्स लीगल राइट्स. लाइक राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो क्या होता? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हैविंग प्रॉपर्टी. अगर ये आपका फंडामेंटल राइट होता राइट टू हैविंग प्रॉपर्टी, तो क्या होता? कोई भी पर्सन जो लैंडलेस है उसको प्रॉपर्टी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता? गवर्नमेंट. तो हमारी कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं, सपोज बेगर्स हैं या जिनके पास लैंड नहीं है, घर नहीं है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको लैंड देना या उनको घर देना. लेकिन हमारी कंट्री में ये क्या है? ये एक लीगल राइट है. अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसके पास पेपर है, तो वो क्लेम कर सकता है. लेकिन कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट मेरे को प्रॉपर्टी दे. वो पर्सन अर्न करेगा, अगर खरीदेगा तो वो प्रॉपर्टी रख सकता है, अदरवाइज नहीं. So it means in our country some rights are legal rights, some rights are basic rights, and these basic rights are called fundamental rights. कौन से rights को fundamental rights कहते हैं जो हमारी कंट्री में बहुत जरूरी है? नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी लाना, दैट इज द मेन यू कैन से मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें दिया गया है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू फ्रीडम, आपको पता है राइट टू फ्रीडम इज कॉल्ड अ क्लस्टर. क्लस्टर कहते हैं इसको कि इसमें बहुत से राइट्स दिए गए हैं. फ्रीडम जो हमें राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू मूव एनीवेयर, राइट टू चूज योर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है. देन यू कैन इवन हैव योर बिजनेस इंटरस्टेट आल्सो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी हो सकता है. तो आपको अनलिमिटेड फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज देयर, जो किसी और कंट्री में लाइक पाकिस्तान या श्रीलंका में नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री में है. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 है, ये सबसे बेस्ट जो राइट हमें मिला है, दैट इज आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी राइट जो है वो वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है. आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स कौन थे. जस्ट आप इतना इंट्रोडक्शन में इसमें लिखोगे दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल, ईच राइट हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल. आपने जस्ट हेडिंग्स पढ़े हैं ना, लेकिन इनको भी प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यस, लीगल राइट्स तब होते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी है. सपोज अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप लीगल राइट क्लेम कर सकते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है. इसको सपोज अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो आपके जिसको भी आपने रेंट पे दी है उसने उसको जो है वो कैप्चर कर लिया, तो आपके पास पेपर्स हैं, अपना लीगल राइट क्लेम करोगे, आप एडवोकेट हायर करोगे, देन यू कैन टेक योर प्रॉपर्टी बैक, अगर आपके पास उसके प्रॉपर पेपर्स हैं. लेकिन अगर पेपर ही नहीं है तो अपना लीगल राइट आप क्लेम नहीं कर सकते. लाइक एट प्रेजेंट अगर आप जिस घर में रह रहे हो उसके पेपर आपके पेरेंट्स के पास है, वो आपका लीगल राइट है. लेकिन सपोज जो रेंट पे रहते हैं उनके पास उनके पेपर नहीं है, तो उनका लीगल राइट नहीं है, वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वहां पे रेंट पे रह रहे हैं, तो वो लीगल राइट क्लेम नहीं कर सकते. फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं. हाँ, लीगल राइट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लीगल राइट पहले आप लोकल कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट. लीगल कोई भी हो सकता है, आपकी लैंड से रिलेटेड हो सकता है या एनी इश्यूज किसी भी तरह से हो सकता है, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते. लेकिन सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधा जो है वो क्लेम कर सकते हो. लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक राइट है आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यू कैन अपोज द गवर्नमेंट थ्रू मीडिया. इफ एनी पर्सन इज अपोजिंग एंड उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा? क्या होगा?
उसका फंडामेंटल राइट है ना, तो वो क्लेम करेगा सुप्रीम कोर्ट में कि वो गवर्नमेंट को अपोज कर रहा था. वी हैव राइट, वी कैन अपोज, बट हाउ ही कैन बी अरेस्टेड? गवर्नमेंट कैसे इसको अरेस्ट कर सकती है? तो वो सीधा क्लेम, सीधा केस कहाँ पे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट फिर उसके फेवर में डिसीजन देगा कि मीडिया या जो भी जर्नलिस्ट हैं या जो भी रिपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं. ठीक है, चैनल्स में जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली आपको कुछ भी दिखा सकता है. आपने नहीं देखना, आप चैनल बंद कर दो, वो आपके ऊपर है. लेकिन मीडिया, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर जो हैं वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं. दे आर फ्री टू अपोज द गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल वो वायलेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो बोल सकते हैं, डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड दैट इज रिटन इन डिटेल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो सारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन रीड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंट फीचर है जो बेसिकली कई कंट्रीज में शायद नहीं दिया गया ये राइट. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव राइट्स. अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट कंपल्सरी है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट आप क्लेम कर सकते हो. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइंस. लाइक गवर्नमेंट शुड गिव फूड टू पुअर पीपल. अब पुअर पीपल के लिए फूड देती है या नहीं देती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. बेगर्स जाके क्लेम नहीं कर सकते कि हमें फूड नहीं मिला. ठीक है ना. इसी तरह से बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट, लाइक गवर्नमेंट शुड गिव इक्वल फैसिलिटीज टू वुमेन, गवर्नमेंट शुड गिव फूड टू पुअर चिल्ड्रन आल्सो. या गवर्नमेंट शुड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, उसके लिए गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है. ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पॉलिसीज बनाती है. इनको क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ये भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. लाइक गवर्नमेंट शुड गिव हेल्प पुअर पीपल, गवर्नमेंट शुड इनकरेज द पुअर पीपल फॉर एजुकेशन. लेकिन अब सभी लोगों को वो एजुकेशन के लिए जो है वो नहीं कर सकते. बच्चों के लिए कर सकते. बच्चों के लिए उसने बना दिया कि 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिए एजुकेशन कंपल्सरी है. लेकिन आफ्टर 14 जरूरी नहीं है. ठीक है, अडल्ट एजुकेशन गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है, पर जरूरी नहीं कि सभी जितने भी अडल्ट हैं वो एजुकेशन लें. तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब फिर से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दीज आर बेसिक राइट्स, जो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लाइक फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सपोज कोई गवर्नमेंट आपको रिलीजन चेंज करने के लिए कहती है तो ये आपका फंडामेंटल राइट, आप सीधा कहाँ पे क्लेम कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई भी पर्सन जो है एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास खाना खाने के लिए भी मनी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये राइट नहीं है. हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फूड प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लेकिन उस बेसिस के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते. तो इसीलिए कुछ राइट्स ऐसे दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ राइट्स जो होते हैं वो लीगल राइट्स होते हैं. तो ये सारा डिटेल में हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. तो जस्ट आपने ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना या ना करना ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलरिज्म आपको पता ही है कि हमारी कंट्री के प्रियम्बल जो वर्ड है उसमें भी सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है. सेकुलर का मतलब क्या होता है? दैट पीपल दे आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन. ठीक है, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. एंड ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. हमारी कंट्री में रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होता. तो दैट इज सेकुलरिज्म. इसको भी प्रॉपर डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसके लिए सबसे पहले आपने ये बताना है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. The main work of legislature is to make the laws. The main work of executive is to implement the laws. And the main work of judiciary is to interpret and to punish those who break the laws. In our country, judiciary is independent. It is not controlled by legislature and executive.
क्योंकि अगर हमारी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मे बी जजेस जो थे वो पार्शियल या फ्री ना होते अपने डिसीजंस के लिए, तो मे बी वो फेयर जो है अपनी जजमेंट ना दे पाते। सपोज अगर वही क्राइम एक जो है वो कॉमन पीपल करता है या वही क्राइम एक पॉलिटिकल लीडर करता है तो उसके लिए मेन जो है वो डिफरेंसेस हो सकते थे, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जस्टिस जो है दैट इज फेयर। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड का मतलब है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल। कैसे? पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार में चेंज नहीं हो सकता, इट मींस ये रिजिड है, टू हार्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज, कुछ पार्ट को चेंज किया जा सकता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो अब ये देखिए कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमीडिएटली हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ पार्ट को भी चेंज करना है तो दैट इज विद द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स है ना उन स्टेट्स की जितनी भी असेंबलीज। तो अपने आप सोचोगे कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इतना इजी नहीं है। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है हम चेंज कर सकते हैं लेकिन विद द अप्रूवल। इसीलिए आज तक हमारी पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार में चेंज नहीं हो सका क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता होगा कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, मे बी अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग पार्टी जो है वो बनती हैं। एक पार्टी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी, दूसरी पार्टी आएगी अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी। इस चीज को बचाने के लिए हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसीजर बहुत टफ रखा गया, रिजिड भी रखा गया है, लेकिन कुछ पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट्स लाकर। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह पे नया जो है वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन उस नए लॉ को बनाने के लिए उसके लिए अप्रूवल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अप्रूवल चाहिए। So this is the reason why our country's constitution is rigid as well as flexible. So I have discussed with you number of features. You can write any 5 features of constitution. Next is single citizenship. हमारी कंट्री में सिटीजनशिप आपके पासपोर्ट पे आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज इंडियन, कहीं भी नहीं लिखा कि आप पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, ठीक है। इट मींस हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज सिंगल। लेकिन कई कंट्रीज में क्या होती है, डबल होती है। डबल का मतलब स्टेट्स की भी आइडेंटिटी होती है और कंट्रीज की भी होती है, लेकिन हमारी कंट्री की आइडेंटिटी जो हमारी आइडेंटिटी है दैट इज इंडियन। नेशनैलिटी, जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो नेशनैलिटी मींस आप क्या फिल करते हो, यू आर इंडियन, ठीक है। देन इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल का मतलब होता है 2 हाउस। कई कंट्रीज में यूनिकैमरल होता है, वहां पे सिर्फ 1 हाउस होता है। तो यूनिकैमरल मींस 1 हाउस, बाइकैमरल मींस 2 हाउस। अब आप मुझे बताइए कि हमारी पंजाब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है? हाँ, यूनिकैमरल। चंडीगढ़ में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। जिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। हमारी पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ एक ही है, यूनिकैमरल है, बाइकैमरल नहीं है। लेकिन पूरी कंट्री की बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा मींस बाइकैमरल। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है 1 हाउस, ठीक है, एंड बाइकैमरल का मतलब होता है 2 हाउस, ठीक है। देन इमरजेंसी पावर्स। अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट आपको टफ लगता है तो आप ये लिख सकते हो इमरजेंसी पावर्स। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर्स को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। और ये इमरजेंसी पावर्स किसकी पावर्स हैं? बेसिकली प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। अलग अलग आर्टिकल्स, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, ताकि अगर हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, कोई एक्सटर्नल अटैक होता है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग आर्टिकल्स आर देयर। आर्टिकल 365, ठीक है, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 आर्टिकल्स है, जिसमें हम नेशनल, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट की पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर, सुप्रीम कोर्ट, जजेस की जो पावर्स है उनको भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। So these were the important features of our country's constitution. You can write any 5. Any doubt regarding these features? Any doubt, beta?
Any doubt regarding these features of constitution? Again, I am repeating, bulkiest constitution, written, okay? Then parliamentary form of government, secularism is there. Then fundamental rights, fundamental duties, independent judiciary, single citizenship, लिस्ट सिस्टम भी लिख सकते हो आप, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडरी लिस्ट, अगर आप वो भी लिख सकते, सेपरेशन ऑफ पावर्स, that in our country separation of powers are there. Powers are divided into legislature, executive and judiciary. Then independent judiciary is there. ठीक है, हाँ जी, any doubt?